यह किताब रिच डैड पुअर डैड कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस अर्थात व्यक्तिगत वित्त प्रबंध पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस अर्थात आर्थिक जागरूकता पैदा करती है। इस किताब का सारांश इस प्रकार है। लेखक के सगे पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी की थी। वो एक टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। इन्हें लेखक अपने पुअर डैड कहते हैं। वहीं लेखक जिन्हें अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं यह सीखने के लिए जाते हैं। रॉबर्ट के रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। पैसों के बारे में रॉबर्ट के रिच डैड और पुअर डैड दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग थे। उनके पुअर डैड को यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं, हम वो नहीं ले सकते हैं। वहीं उनके रिच डैड इन शब्दों का कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो और उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहला, एसेट एंड लायबिलिटीज़ अर्थात संपत्ति और देनदारी। आप कितना पैसा कमाते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हैं। दूसरा, फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। और तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट सीखना। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितने पैसे बचाते हैं वो मैटर करता है। सबसे पहले आपको एसेट अर्थात संपत्ति और लायबिलिटीज़ अर्थात देनदारी क्या होती है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वहीं लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज़ खरीदने होंगे। एसेट अर्थात संपत्ति आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे ज़मीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा आदि। लायबिलिटीज़ अर्थात देनदारी का मतलब घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, बैलेंस शीट और कैश फ्लो पैसे का बहाव होता है। इनकम स्टेटमेंट में 2 भाग होते हैं, एक कमाई इनकम और दूसरा खर्चा एक्सपेंसेस। यह आपको बताते हैं कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है या कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी 2 भाग होते हैं, एक एसेट संपत्ति और दूसरी लायबिलिटीज़। गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना, कपड़े, कर आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास ना के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है।
गरीब आदमी की बैलेंस शीट में एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है, क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट में नहीं लगाते, बल्कि मनोरंजन के साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लायबिलिटीज़ वह खरीद नहीं पाते, क्योंकि उतने पैसे उनके पास बचते ही नहीं हैं। मध्यम वर्ग के लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। वह पहले किराए के घर में रहते हैं, फिर खुद का नया घर लेते हैं, फिर फर्नीचर आदि लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वे कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उसके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के पिता की सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था। तो अब उनके एसेट उनके खर्चे से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा कैसे काम करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। पहला ऑर्डिनरी इनकम, मतलब आपकी सैलरी। दूसरा पैसिव इनकम, मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया पैसा, यानी जहां से आपके ना ध्यान देने पर भी पैसा आए। तीसरा पोर्टफोलियो, मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़ॉन के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट की, तो वे पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं तो हमें कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग अर्थात सीखने पर फोकस करना होगा। अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेन करना होगा। आपका दिमाग फाइनेंशियली ट्रेन होगा तभी वह नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए अपना माइंड खुला रखना चाहिए। जो सही में बुद्धिमान होते हैं वह नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, उन्हें तुरंत नोट कर लेते हैं, वह बोलने से ज़्यादा सुनने में फोकस करते हैं। आपको किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रहकर उसका अध्ययन करना होगा। पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल ट्रेनिंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, अर्थात जोखिम प्रबंधन सीखना। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन सीखने को कहा। इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं यदि आपको यह पता नहीं है तो वह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता है तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसीलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए।
1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रहते थे वहाँ से एक स्थान से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था तथा वहाँ के रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हैं। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और दाम पूछने के लिए नहीं आया। तो आप ही यह घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। तब उन्होंने $20,000 में खरीदा घर 95,000 अर्थात $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसा बनाया। उसके 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहते थे। अब लेखक ने मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वहाँ पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज़्यादा पैसों में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की ज़मीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी है, इसलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसका ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट बढ़ाने में लगे रहते हैं, उससे जो मुनाफा होता है उसे वो वापस वहीं निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। यह पुस्तक पाठकों को यह समझने में मदद करती है कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। आलस्य और डर को मात देकर और वित्तीय साक्षरता को अपनाकर कोई भी अपने वित्तीय भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इस किताब में बताई गई बातों से आप कितने सहमत हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।